था कि हमारे वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट एंड साज़ आवाज़ एंड ई आवाज़ के सीनियर एनालिस्ट जनाब फ़याज़ वलाना साहब मेरे साथ होंगे। तो फ़याज़ वलाना साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तान के हालात हाज़िरा पे बातचीत करेंगे, न्यूज़ देंगे आपको, उसके साथ साथ उस पर तबसरा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जनाब फ़याज़ वलाना को वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपको भी और आपके तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो साहब मेरे पास जो आज की हेडलाइन है वो है, मगर आपके पास तो बीसियों हेडलाइंस हैं यहाँ पर, या सब हेडलाइंस कह लें उसको, कि नैब ने आज जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके कई रहनुमाओं के केसेस, उनके बेटे, उनकी बेगम, उन तमाम के केसेस ख़त्म कर दिए और वो आज़ाद हैं। उन पर कोई अब केस बचा नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था। क्या कहेंगे आप सर? अच्छा, इस तरह की जब खबरें आती हैं ना, तो आप एक आम तासर लें। आप तो चूंकि अखबारात से, खबरों से, मीडिया से, लोगों से मिलना मिलाना, आप एक डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखते हैं और आपका रोजी रोटी यही है, आपका ओढ़ना बिछोना यही है। आप और हम सारे हम थोड़े से थिक स्किन हो जाते हैं इस तरह की खबरें पढ़ पढ़ के। हमें हंसी भी अब आना बंद हो गई है, अब हंसी भी नहीं आती। लेकिन आप ये सोचें कि एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी वो ऐसी खबरें पढ़ता होगा तो क्या सोचता होगा। और यही खबरें, फॉर एग्जांपल, इस्लामाबाद में तकरीबन 150 से ज़्यादा एम्बेसीज हैं और कौंसलेट्स हैं और हाई कमिश्नर्स हैं वहाँ बैठे हुए हैं, और उनका काम सिर्फ यही है, क्योंकि ट्रेड तो हमारे साथ किसी की कोई हो नहीं रही खास, कि हम वो कोई ट्रेड पे तवज्जो दें, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कौम ऐसी है कि इन्हें सिर्फ सियासत और क्रिकेट, खाने और कपड़ों के अलावा इनका और कोई काम नहीं है, सिवाय एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा। ये कोई तामीरी काम तो करते कोई नहीं है कि वो अपने मुल्कों में कोई रिपोर्ट्स भेजें कि पाकिस्तान में कितनी ट्रेड डेवलपमेंट की गुंजाइश है, कितनी यहाँ किस शोबे में क्या कुछ हो सकता है पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल ट्रेड के हवाले से, म्यूचुअल हमारे जो ताल्लुकात होते हैं, म्यूचुअल रिलेशंस के हवाले से। तो उन्होंने फिर हमारे बारे में सिर्फ हमारी सियासी खबरें ही भेजनी हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, और वो भी शायद रिपोर्टें लिख लिख के तकरीबन पागल हो चुके होंगे। इस्लामाबाद में बैठे हुए जो सफारतकार हैं, अपने मुल्कों में रिपोर्ट्स भेजते होंगे, तो वो क्या लिखते होंगे कि ये आज क्या रिपोर्ट है, और आज से 6 महीने पहले क्या रिपोर्ट थी, और 1 साल पहले क्या थी। वो बंदा जिसने कभी नैब के सामने पेश होना था, और जिस दिन उसने पेश होना था और उस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी कि ये बंदा, इसने 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, उस दिन अदालत को ये बता दिया जाता है कि जनाब वो मौसूफ आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन रहे हैं और उनके साहबजादे वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं, तो इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। और उस दिन जो प्रोसिक्यूटर था उसको ऑफिशियली फ़ोन करके कह दिया गया था कि तुमने कोर्ट में हाजिर नहीं होना। ये बात जो उस वक्त के प्रोसिक्यूटर थे उस केस के, जुल्करनैन, उन्होंने टेलीविजन पे आके बाकायदा कैमरे के सामने बैठ के कह दिया है कि हाँ, मैं तो पूरी तैयारी के साथ था, मुझे आखिरी रात कॉल आ गई थी कि सुबह तुमने कोर्ट पेश नहीं होना। ये हमारे तरीके हैं, ये कानून का एहतराम है, ये हमारे इदारों की डेप्थ है कि हमारे हाँ, ना इदारे इतने मजबूत हैं, ना वहाँ लोग काम करने वाले इतने मजबूत हैं, और कानून को तो इन्होंने मोम की नाक बनाया हुआ है, अपनी मर्जी से जिधर दिल करता है ये मोड़ लेते हैं। तो ये मजाक है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो लतीफ़ा है, ये लतीफ़ा बहुत अरसे से हमें नज़र आ रहा था, और जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये भागते चोर हैं, और भागते चोर देखिएगा कि अवाम की कौन कौन सी लंगोटी लेके भागेंगे। ये उन लंगोटियों में से एक लंगोटी है जिसकी खबर आपने हमें सुनाई है। इसके अलावा और बहुत हैं। अगले 2-3 हफ्ते इसी तरह के लतीफ़े सुनेंगे आप, और ये लतीफ़े वो हैं, लतीफ़ा तो वो होता है जिसपे आपको हंसी आती है, ये वो लतीफ़े हैं जिनको पढ़ने के बाद रोना आता है, हमें इंतहाई रोना। जी हाँ, सही कहा आपने। और दूसरी जो हेडलाइन मेरे पास है वो है कि इमरान खान साहब ने आज बयान दिया है कि मुझे जनरल बाजवा साहब ने रूस जाने का मशवरा दिया था और बाद में मेरे खिलाफ लॉबी कर रहे थे। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। ये मामला जो है ना, आज इमरान खान की स्पीच की आप बात कर रहे हैं, उसने स्पीच किया है, वो तकरीबन डेली बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि जब उनकी आवाज़ दबा दी गई है पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और दूसरे अखबारात में और टेलीविज़न पे, तस्वीर तक नहीं दिखाई जा सकती, उनकी तस्वीर फॉग करके दिखानी पड़ती है, उसे ब्लर करके दिखाना पड़ता है, अखबारात में नाम नहीं छप सकता। फिर उसको आप कासिम के अब्बा कभी कहते हैं, कभी चेयरमैन PTI कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ। सेंसरशिप की ये हालत है। लेकिन क्योंकि इमरान खान को बहुत अरसा पहले अंदाज़ा हो गया था कि सोशल मीडिया इज़ गोइंग टू बी दी बेस्ट अल्टरनेट, तो उन्होंने उस अल्टरनेट पे इतना काम कर लिया कि अभी परसों उन्होंने टिकटॉक ज्वाइन किया, तो विद इन 24 आवर्स 3 मिलियन लोगों ने उन्हें फॉलो किया।
तो और वो टिकटॉक की हिस्ट्री में ये एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि दुनिया में आज तक कोई ऐसा अकाउंट होल्डर नहीं कि उसने टिकटॉक ज्वाइन किया हो और विद इन 24 आवर्स उसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हों और इतनी ज़्यादा उसे रीच मिली हो, और उसके जो उसने 1 के 2 पोस्टें अभी तक इमरान ने लगाई हैं वो मिलियंस में चली गई हैं। तो ये सारा जो है वो दूसरी तरफ वो डाइवर्ट कर लिया उन्होंने। तो वो डेली बेसिस पे अपनी खिताब फरमा रहे हैं, और ये खिताब फरमाने की एक लिहाज से उनकी पॉलिसी अच्छी है कि वो साथ साथ चीज़ें वाजे कर देते हैं। और इमरान खान ने इस स्पीच में यही कहा है कि ये साइफर को जितना दबाना चाहते थे इनसे दब नहीं रहा। ये जब कोई साइफर के हवाले से मेरे ऊपर इन्होंने अटैक करने की कोशिश की है तो उसका नुकसान ये हुआ है कि अब ये साइफर का मामला दोबारा सर उठा गया है, और सर उठा इस तरह गया है कि आज इमरान खान ने अपनी स्पीच में एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन अब ये जगह जगह हर जगह पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, हर बंदा डिस्कस कर रहा है, हर चौक चौराहे में डिस्कस हो रहा है, हर एम्बेसी में डिस्कस हो रहा है, हर थिंक टैंक डिस्कस कर रहा है। और इन थिंक टैंक्स में वो थिंक टैंक, हमारे यहाँ तो थिंक टैंक का कोई रवाज ही नहीं है ना। हमारे यहाँ तो अगर थिंक टैंक्स का कोई रवाज होता तो रशिया जाने से पहले इमरान खान को रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरीज को बुला के उनसे मशवरा नहीं करना पड़ता, बल्कि उस जाने से पहले ही फॉरेन सर्विस मुख्तलिफ थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स उनके सामने रखता कि हमारे मुल्क में 10 थिंक टैंक अगर इस पे काम कर रहे हैं फॉरेन रिलेशंस पे तो उनकी ये कहना है उनका इस मामले में। लेकिन हमारे यहाँ तो थिंक टैंक्स है ही नहीं। तो उसकी सूरत अल्टरनेट ये देखा गया कि रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरीज को बुलाया जाए फॉरेन ऑफिस में, उनसे डिस्कशन की जाए और फिर उनकी डिस्कशन आगे इमरान खान के सामने रखी जाए। और इमरान खान ने उनसे बात की, पूरी कैबिनेट बैठी, इमरान खान बैठे, हमारे आर्मी चीफ जो कमर जावेद बाजवा थे उस वक्त वो बैठे, क्योंकि हमारे ज़्यादा तो खारजा उमूर के मामलात जो हैं और खारजा और दिफा के, और अब तो ख़जाना के भी खैर से उनके हाथ में ही है और दाखिला भी उनके हाथ में बड़े अरसे से। तो मेन 4 ही मिनिस्ट्रीज होती हैं किसी हुकूमत की, दिफा, ख़जाना, खारजा और दाखिला। तो वो चारों खैर से हमारे पिंडी बॉयज़ के पास हैं, कमर जावेद बाजवा साहब के दौर से हैं, और अब तो शायद बहुत ही ज़्यादा उनके पास चली गई हैं। हमारी शहबाज शरीफ साहब और इनकी गवर्नमेंट तो कोई काम नहीं करती, सारे काम उन्होंने पिंडी बॉयज़ के हवाले किए हुए हैं। उस वक्त कमर जावेद बाजवा साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे, और वहाँ लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद ये तय हुआ कि इमरान खान रशिया जाएगा। और इमरान खान कहते हैं कि शाम को जब वहाँ पता चला हमें कि बिल्कुल फौजें करीब पहुँच गई हैं यूक्रेन के, रशिया की, तो सुबह जाने से पहले दोबारा मैंने जनरल बाजवा से बात की, तो उसने कहा बिल्कुल हम सारे बैठे हुए हैं। सारे से मुराद ये था कि हम कोर कमांडर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स या जो भी उनकी कैबिनेट थी, जो भी उनके बंदे थे, हम सारे बैठे हुए हैं और हम इसी बात पे गौर कर रहे हैं और हम इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि हाँ आपको जाना चाहिए। अब ये फैसला कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ था, ये एक लंबी हिस्ट्री है इसके पीछे। अब साइफर की बात अगर इमरान खान पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाने के लिए छेड़ी है, लेकिन कहानी पूरी खुल रही है अब। और कहानी ये ख़राब हमारे अमेरिका से ताल्लुकात इमरान खान के दौर में नहीं हुए, ये उससे पहले ख़राब होने शुरू हो गए थे। क्योंकि जब जब चीन ने सर उठाना शुरू किया उस वक्त से हम अमेरिका की आंख में खटकते थे, क्योंकि चाइना की भारत के साथ एक राइवलरी है, हमारी चाइना के साथ दोस्ती है, और भारत हमारी शिकायतें लगाता था। भारत की शिकायत मैक्सिमम अमेरिका तक पहुंचती थी या बरतानिया तक पहुंचती होगी, बरतानिया और अमेरिका एक है। जब वहाँ शिकायत पहुंचती थी तो अमेरिका ने यह तय कर लिया था कि हमने चाइना को, हत्ता कि जो बाइडन ने जब हलफ उठाया तो उसने अपनी जो पहली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में जाके उसने स्पीच की, उसमें कहा था कि मैं चाइना को दुनिया का ताकतवर तरीन, अमीर तरीन और मौसर तरीन मुल्क नहीं बनने दूंगा। ये उसने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स ले आउट किए थे, उसकी मेन लाइन ये थी कि मैं चाइना को दुनिया का ताकतवर तरीन, अमीर तरीन और मौसर तरीन मुल्क नहीं बनने दूंगा। जब ये हो गया तो उसके बाद उनके पास 2 हदफ थे। एक ये कि उन्होंने चाइना के सामने भारत को थोड़ा सा पैम्पर करना था और भारत को खड़ा करना था एज देयर एनिमी और एज देयर पपेट, एज बी देयर इन दैट रीजन टू कन्फ्रंट विद चाइना। एक सूरत ये थी। दूसरा, उन्होंने चाइना के जितने इत्तेहादी थे उनको दूर करना था चाइना से, और इत्तेहादियों में सबसे अहम इत्तेहादी तो हम हैं, और फिर हमारी भारत के साथ राइवलरी भी है। तो अमेरिका ने हमारी भारत के साथ राइवलरी से फ़ायदा उठाना था और हमारी चाइना के साथ दोस्ती को जिस वो मशकूक नज़रों से पहले भी देखते थे, उन्होंने उस पर हमारे खिलाफ काम करना ही करना था, और उन्होंने काम बहुत पहले शुरू कर दिया था। अब इमरान खान पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं लोग कि इमरान खान की वजह से अमेरिका दूर हुआ है, नहीं, पीछे चलें। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तो प्रेसिडेंट बनने के बाद उनकी फ़ोन कॉल हुई थी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ, और उस फ़ोन कॉल में आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का बंदा है, उसने हे मैन हाउ आर यू, दिस यू आर अ ग्रेट गाय ऑफ अ ग्रेट नेशन एंड ग्रेट लीडर एंड दिस एंड दैट। तो मियाँ साहब ने फौरी तौर पर खुश होकर वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिया कि आज अमेरिका के सदर की कॉल आई थी और उसने हमें ये कहा। अमेरिकन ने जब वो देखा कि ये इन्होंने ऑफिशियली जारी कर दिया पूरी टेलीफोन कॉल, तो उन्होंने बाकायदा डिनाई किया और उसको वो हमें बाउंस बैक हुई वो सारी खबर
और इस्लामाबाद सफारत खाने ने भी की और वाशिंगटन ने भी की। उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई और हमारी तो बातें कुछ और हुई थी। और उन बातों में एक बात वो भी थी, और वो थी डैनियल पर्ल के कत्ल केस के हवाले से जो उनके मुल्जमान थे उनको रिलीफ दिया गया था, और वो रिलीफ अमेरिका की आंख में खटकता था। और उसमें अहमद सईद शेख जो हैं, जो उस वक्त डैनियल पर्ल में मतलूब थे, और कभी मैं इस वाक़े का जिक्र करूंगा। अहमद सईद शेख को मैं खुद मिला हुआ हूँ, वो मेरे ऑफिस में इस्लामाबाद आए थे। वो एक बड़ी पुरस्कार सी कहानी थी कि वो किस तरह आए थे, कैसे मिले थे, इसका जिक्र फिर कभी करेंगे। तो अहमद सईद शेख जो डैनियल पर्ल के कत्ल में मुलव्वस बताए जाते हैं, और बाकी जो उनके साथी थे, उनको रिलीफ दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव थी, या अदलिया ने समझा कि वो वाकई उसमें रिलीफ के मुस्तहिक हैं, तो उन्हें कुछ रिलीफ मिला था। उस रिलीफ पे अमेरिका चीखा था, और उस रिलीफ का हमारी जो हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की थी उसका कोई जिक्र नहीं था। अमेरिका को जिक्र करना पड़ा था। उन्होंने कहा था हाँ हमारी बात हुई है नवाज शरीफ से, लेकिन इस डैनियल पर्ल के केस के हवाले से हुई है, बाकी जो बातें कर रहे हैं ये बातें नहीं हुई। तो वहां से ही उन्होंने कहा कि ये इनसे हम बात और करते हैं, ये आगे जाके बात और रिपोर्ट करते हैं, तो ये शैलो पीपल हैं और ये दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी एंड दिस एंड दैट। तो वहां से ही थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया था। उसके बाद जब इमरान खान आए और जो बाइडन इलेक्ट हुए, तो उसके बाद तो बाकायदा इमरान खान कोशिशें करते रहे, जो बाइडन ने टेलीफोन कॉल तक नहीं सुनी। ये सिलसिला वहां से खराब होता हुआ आज तक खराब है। क्यों कि अभी आपको चंद दिन पहले आपको याद होगा एक बयान दिया था हमारी जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं हिना रबानी खार। शी इज़ अ वेरी सीरियस पॉलिटिशियन, और फॉरेन रिलेशंस के हवाले से उनका एक एक्सपीरियंस भी है, तजर्बा भी है, पहले भी रही हैं मिनिस्टर, और वो स्टडीज़ भी हैं उनकी, और बात जब भी करती हैं मैच्योर बात करती हैं, और उनकी बात में वजन होता है। उन्होंने अभी एक ताज़ा तरीन बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को पुश किया जा रहा है कि वो अमेरिका और चाइना में से किसी एक को चूज करे। ये ताज़ा तरीन बयान था अभी कुछ दिन पहले का, अभी गवर्नमेंट में, इस गवर्नमेंट के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं हिना रबानी खार। उन्होंने जब ये कहा कि पाकिस्तान को पुश किया जा रहा है कि वो चाइना और अमेरिका में से किसी एक को चूज करे, तो इससे वाजे हो जाता है कि इमरान खान ही नहीं बल्कि स्टिल टिल टुडे हम एट डिस्टेंस हैं। और फिर उस डिस्टेंस की जो हिस्ट्री है, फिर इमरान खान के साथ जो हिस्ट्री है, वो भी उसमें बहुत सारे वाकयात हैं। अगर आप कहें तो मैं उन्हें बयान कर सकता हूँ, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प वाकया ये हुआ था कि जब जो बाइडन आए थे प्रेसिडेंट बन के, तो वहाँ का एक थिंक टैंक था अमेरिका का, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो डेमागॉग हैं दुनिया में, वो उनका रवानगी हो रही है इक़्तिदार से, उनका इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था कि ये डेमागॉग है। और डेमागॉग जो है एक कहा जाता है उन लोगों को, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि जिनको डेमागॉग कहा जाता है उनमें हिटलर एक नॉन नाम है, इसके अलावा मैसेडोनी को कहा जाता है, फिर जोसेफ मैकार्थी को कहा जाता है। ये वो लीडर हैं जो पूरी दुनिया में अपनी मर्जी से अपना एक सोच लेके, अपना एक ख्याल लेके लोगों के बिल्कुल रायामा बदल देते हैं। और इनके बारे में ये तासर है कि ये वो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो जनता को एलीट के खिलाफ खड़ा कर देने वाले होते हैं, और एलीट के खिलाफ खड़ा कर देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में ये एग्जाम्पल दी गई। लेकिन हमारे प्रोफेसर अरस्तु मशहूर हैं, एहसन इकबाल साहब, इन्होंने फौरी तौर पर एक ट्वीट की और उन्होंने मुबारकबाद दी एहसन इकबाल को, उसको डोनाल्ड ट्रंप को एहसन इकबाल साहब ने मुबारकबाद दी बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और इन्होंने कहा जी हम मुबारकबाद देते हैं जो बाइडन को, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, जो बाइडन को इन्होंने मुबारकबाद दी। और उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक है, हमारे रीजन में, हमारे मुल्क में भी कुछ डेमागॉग हैं और अब उनकी भी रुखसती का वक्त हुआ चाहता है। अब जब उन्होंने ये कहा कि डेमागॉग हैं और ये हमारे लोगों ने 2018 के इलेक्शन में ये गलती की थी, अब इस गलती की दुरुस्तगी का वक्त हुआ चाहता है, इस ट्वीट को इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी ने रीट्वीट किया था, लाइक किया था और रीट्वीट किया था। अब जो रीट्वीट किया तो हुकूमत इधर इमरान खान साहब की थी, तो शहबाज गिल साहब ने और शीरी मिजारी ने, कि उनको शहबाज गिल अमेरिका में रह के गए, उन्हें पता है किस तरह हैंडल करना है अमेरिकन से, और शीरी मिजारी वैसे फॉरेन रिलेशन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की हेड रही हैं, कादियान यूनिवर्सिटी में डिफेंस स्टडीज़ की, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एंड पाकिस्तान स्टडीज़ की हेड रही हैं, तो वो समझती हैं और वो हैंडल भी कर रही थी इन चीज़ों को। तो शीरी मिजारी ने और इसने शहबाज गिल ने उस पर रिएक्ट किया था और बड़ी सख्ती से, और उसके बाद फिर डिमार्च किया गया, एम्बेसडर को बुलाया गया इस्लामाबाद अपने फॉरेन ऑफिस में, उससे पूछा गया कि ये क्या, एहसन इकबाल एक हमारा अपोजिशन का लीडर है और वो डेमागॉग की एग्जाम्पल दे रहे हैं अमेरिका में, और ये उसकी उस बात को यहाँ जोड़ रहा है और कह रहा है हमारे मुल्क में भी कुछ डेमागॉग हैं और 2018 में उन्हें मुंतखब कर लिया गया और उन्हें भेज देना चाहिए, उन्हें हिटलर से इमरान खान को तशरीह दी जा रही है और आप उसको लाइक भी कर रहे हैं और रीट्वीट भी कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट हटा दी और उन्होंने ये वजाहत पेश की कि ये हमारे यहाँ हुआ ये था कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो गई थी, अनऑथोराइज्ड एक्सेस हमारे अकाउंट को हो गई थी, किसी ने मतलब हैक हो गया था हमारा अकाउंट
और हमें नहीं पता ये किस तरह हुआ है। अब अगर उस पे शहबाज गिल और शीरी मज़ारी ने यह कहा कि फिर तो हमें ये कंप्लेंट करनी पड़ेगी कि आपके जो इस्लामाबाद सफारत खाने में मौजूद हैं, जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है आपका, उनकी क्रीडेंशियल चेक कराने पड़ेंगे कि आपके इतने नालायक और नाअहल लोग हैं कि उनका अकाउंट उनसे नहीं संभाला जाता और उनका अकाउंट हैक हो गया है और अनऑथराइज्ड एक्सेस उन्होंने अपने आगे स्टाफ को या जिन लोगों को, नापसंदीदा लोगों को दी हुई है, जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब करने के मूड में है, कि हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को और 2018 के इलेक्शन को आप हिटलर और मेसोलिनी और जोसेफ मैकार्थी के साथ एग्जाम्पल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ इन लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए इक़्तिदार से। ये आप क्या कर रहे हैं? वहां से खराब हुए। इसके अलावा फिर और भी बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन टाइम नहीं है कि इतने हम हर वाकया बताते रहें। शाह महमूद कुरैशी साहब के कुछ वाकयात हैं, उसमें खराबी हुई, तो ये खराबी होती होती यहाँ तक पहुँच गई कि फिर रशिया का दौरा आ गया। रशिया के दौरे में ऑफिशियली बाकायदा तय हुआ। फिर जब वहाँ चले गए, पहले तो एक तो इमरान खान को जब हमारे विंटर ओलंपिक्स थे चाइना में, उस वक्त अमेरिका ने उसको अपने प्लेयर नहीं भेज रहे थे, नाराज थे, तो पाकिस्तान को कहा गया कि ना भेजो। पाकिस्तान ने प्लेयर्स भी भेज दिए, बल्कि इमरान खान वहाँ खुद चले गए। आपको याद होगा बड़ी एक तस्वीर आई थी जिसमें फवाद चौधरी उनके राइट हैंड पे बैठे हुए थे, वो बड़ी तस्वीर वायरल हुई थी। और इमरान खान खुद गेम्स देख रहे थे विंटर ओलंपिक्स की चाइना में जाके, और वहाँ जाके इमरान खान ने स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा था कि सियासत को, खेल में सियासत को शामिल ना किया जाए, खेल को सियासत से बाहर रखा जाए और यहाँ खेल को खेल के तौर पर लिया जाए। ही इज अ स्पोर्ट्समैन, तो वो स्पोर्ट्स के हक में बोल सकता है। और बतौर प्राइम मिनिस्टर उसने बोला तो अमेरिका ने उसे उस तरह लिया कि शायद ये चाइना की साइड ले रहा है और एलानिया हमारे खिलाफ बात कर रहा है, उसको भी उन्होंने नापसंद किया। फिर रशिया के मामले पे जब वहां गए तो इमरान खान मॉस्को, जो उनका क्रेमलिन, जो ईवानी सदर है उनका, उससे काफी दूर थे, अभी कोई 5-6 घंटे की डिस्टेंस पे थे। वहां जब पहुंच गए जिस मॉर्निंग, वहां फिर वाशिंगटन डीसी से रब्ता किया गया और इमरान खान को कहा गया कि आप व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट है रशिया के, उनसे मिलने ना जाएं, यहां से वापस आ जाएं। तो इमरान खान ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं पाकिस्तान से ट्रैवल करके आया हूँ, रशिया पहुंच गया हूँ और अब इतनी देर बाद मेरी उससे मीटिंग है और आप मुझे वापस आने का कह रहे हैं। वो तो पाकिस्तान को इस तरह ट्रीट कर रहे थे जैसे अपना कोई गुलाम मुल्क है या अपना कोई छोटा होता है। उस छोटे को जब कहेंगे चले जाओ, जब कहेंगे वापस आ जाओ, तो वो वापस आ जाएगा। तो इमरान खान तो वो छोटा बनने के लिए तैयार नहीं था और पाकिस्तान को बनना भी नहीं चाहिए। और एक मौकफ है पीछे, पूरी आपका वजारत खारजा आपके पीछे है, आपका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे है, आपकी कैबिनेट पीछे है, आपकी पार्लियामेंट आपके पीछे है, पूरी कौम आपके पीछे है। आपने एक फैसला किया है और आपको वहां उनके साथ एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, सस्ते तेल की एग्रीमेंट कर रहे हैं, सस्ती गंदम की एग्रीमेंट कर रहे हैं। फिर अगर ब्लॉक्स की बात है, आप चाइना, रशिया, ईरान, सऊदी अरब और इस ब्लॉक में अगर आप आगे आपने मूव करना है तो फिर आपने खुल खुला के करना है। अगर नहीं करना तो फिर ठीक है, आप इंडिया और अमेरिका की गुलामी कबूल कर लें और उनके पाँव में जाके बैठ जाएं। तो जब ऑफिशियली हमारी स्टेट की सतह पे ये फैसला हो गया तो इमरान खान ने जो किया पूरी जुर्रत से किया और इमरान खान गए। इमरान खान की मीटिंग जो उससे तयशुदा थी 30 to 45 मिनट थी, लेकिन उस दिन वहां उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया। मुल्क जंग में मसरूफ है, पहला दिन है उनकी जंग उन्होंने शुरू की है। एक दूसरी तरफ अमेरिका है, नेटो है, पूरा यूरोप है, सारा कुछ, पूरी दुनिया, एक तकरीबन पूरी दुनिया एक तरफ है, इधर रशिया है। और रशिया का जो प्रेसिडेंट है वो इमरान खान से 30 to 45 मिनट्स कैजुअल मीटिंग जो है वो 3.5 घंटे तक लेके जाता है। अब 3.5 घंटे तक क्या बातें हुई होंगी? शायद ही कोई बात रह गई हो, शायद सारी बातें इनकी खत्म हो गई होंगी, तो फिर ये मीटिंग खत्म हुई होगी। और उन सारी बातों में जरूर वो बात हुई होगी, ब्लॉक्स की बात हुई होगी, उसमें अमेरिका के प्रेशर की बात हुई होगी, उसमें पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात की बात हुई होगी, उसके पाकिस्तान में मजीद आगे जो मौके हैं हमारे कौमी तरक्की के, उसके हवाले से बात हुई होगी, जो हम दो तरफा ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं उस पर बात हुई होगी। तो वो एक वहाँ वो पॉइंट था। और जब वापस आए और पाकिस्तान को कहा गया कि कंडेम करें आप उसको, तो पाकिस्तान ने कंडेम नहीं किया। यूएन में जो रेजोल्यूशन पेश की गई उस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान ने एब्सटेन किया। पाकिस्तान ने ना हाँ की ना की, बल्कि पाकिस्तान गया ही नहीं। अब जब पाकिस्तान ने एब्सटेन कर लिया तो वहां सिर्फ पाकिस्तान नहीं था एब्सटेन करने वालों में, भारत था, श्रीलंका था। श्रीलंका ने तो बाद में उसकी सजा भुगती, लेकिन इंडिया को तो कभी अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इंडिया तो उनका बगल बच्चा है, इंडिया उनकी गोद में बैठा हुआ है। अब वो गोद में बैठ के बास की बेशक दाढ़ी को छेड़े या मूंछों को छेड़े, उसको आज़ादी है, लेकिन हमारी आज़ादी हमसे छीन ली गई थी। तो ये पाकिस्तान का एक तसलसल के साथ काम होता गया। फिर इमरान खान के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुई, उससे कोई 4-6 दिन पहले मुल्तान मेल्सी में इमरान खान ने स्पीच करते हुए कहा था कि हम कोई गुलाम हैं कि आप जो कहें हम वो मान लें। तो ये मुल्तान ने की एक और दिलचस्प है कि इमरान खान की हुकूमत जाने से पहले उसकी मुल्तान में स्पीच हुई, जिसकी वजह से उसकी हुकूमत चली गई। और 99 में जब इमरान खान, जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी, तो नवाज शरीफ की हुकूमत जाने से भी 1-2 दिन पहले इन्होंने मुल्तान में नवाज शरीफ ने भी स्पीच की थी और उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ स्पीच की थी और वो उनको ले डूबी।
तो मुल्तान की एक गर्म ज़मीन है, वहाँ वाकई जाके ज़मीन गर्म हो जाती है और फिर वहाँ हुकूमत नहीं रहती आपकी। तो एक लंबा तसलसल है, एक पूरी कहानियाँ हैं, किस्से हैं, जिसकी बुनियाद पे आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आज भी हम कहें कि जी हमारे ताल्लुकात को बहुत मिसाली हो गए हैं अमेरिका से, ऐसी बात नहीं है। क्यों? कि हम चाइना के दोस्त हैं और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जानी पहचानी है। मैं खुद बताता हूँ आपको कि मैंने दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, दुनिया में जहाँ जहाँ तकरीबन 23 मुल्क मैंने विजिट किए हैं, जहाँ कहीं मुझे कोई चाइनीज़ मिला है, द मोमेंट आई टोल्ड देम दैट आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, वो उनका अगला रिएक्शन ये होता है, गुड फ्रेंड, वी आर गुड फ्रेंड, पाक चाइना गुड फ्रेंड। मुझे समझ नहीं आती कि चाइना के दोस्ती होती है, हमारी सऊदी अरब के साथ भी दोस्ती है और मुल्कों के साथ भी दोस्ती है, लेकिन ये बात एक एक बंदे को इतनी सख्ती से मालूम होना, इतने यकीन और एतमाद से मालूम होना, मुझे लगता है वो अपने बच्चों को अपने स्कूल के सिलेबस में और वहाँ जब उन्हें रीजनल स्टडीज़ या सोशल स्टडीज़, अपना पॉलिटिकल स्टडीज़ पढ़ाते हैं, तो शायद अपने एक एक बच्चे के दिमाग में उन्होंने डाल दिया कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। और पाकिस्तान को शायद उन्होंने टॉप रेट किया है कि चाइना के एक एक बंदे को पता है कि पाकिस्तान दोस्त है हमारा और अच्छा दोस्त है। यही बात पाकिस्तान में भी फ़रोग़ पानी चाहिए, पाकिस्तान के सिलेबस में भी, पाकिस्तान के स्कूलों में भी बताया जाना चाहिए कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है, किसके साथ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, खुले दिल और दिमाग से खुली बाहों के साथ मिलना है, और किसके साथ हमने मिलते हुए एहतियात करनी है। जी बहुत शुक्रिया फयाज़ विलाना साहब। मैं आरिफा मुज़फ़्फ़र शामिल हुई हूँ यहाँ पे आपके साथ। मेरे आपने बड़े अच्छे तरीके से इस तमाम की तमाम चीज़ को कवर किया। मेरा एक सवाल है कि आज़म ख़ान साहब ताहाल ये पता नहीं कि वो कहाँ पे हैं, और उन्होंने साइफ़र के बारे में इतना बड़ा बयान दे दिया। ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट है और जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, ये अगर पाकिस्तान के अवाम को इतना बेवकूफ़ बनाएंगे, पहले 9 मई का वाक़ये की बात कर लें, फिर फ़ौज को बुरा कहने की बात कर लें। अभी आपने अपनी इस गुफ्तगू में बताया कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी मुल्तान के जलसे में ही आर्मी को बुरा भला कहा था। तो आज़म ख़ान साहब कहाँ हैं, मेरा पहला सवाल ये है। और क्या ये एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की फ़ाइनल मूव है कि उनके इंतहाई करीबी शख्स से ये बयान दिलवाया गया? अच्छा, इमरान खान को इन्हें समझ नहीं आ रही कि हम पकड़ें किस तरफ से। कोई पहलवान होता है ना, जब वो अखाड़े में जाता है, आपको पता है पहले पहलवानों को आदत होती थी कि वो जिस्म पे मालिश करके तेल लगा के जाते थे, और उसके बाद फिर जाते हुए मिट्टी में हाथ लगा के अपने हाथ थोड़े से वो रफ़ कर लेते थे, और फिर जब अगले पे झपटते थे तो वो कहते थे शायद हम उसको पकड़ लें, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अगले पहलवान ने भी जिस्म पे तेल लगाया हुआ है और वो भी इतनी जल्दी आराम से काबू नहीं आने वाला। तो इमरान खान लगता है काफ़ी तेल इसने बॉडी पे लगाया हुआ है, ये मुखालिफ पहलवानों से पकड़ा ही नहीं दे रहा। कभी वो प्लान करते हैं इसको बाजू से पकड़ें, कभी कहते हैं इसको टांग से पकड़ें, कभी कहते हैं इसको सर से पकड़ें, कहीं समझ नहीं आती। एक तरफ आप इद्दत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप सीधा अमेरिका चले जाते हैं कि आपने साइफर बात किया। अब साइफर के मामले में इमरान खान इस तरह कहता है कि अगर साइफर कहीं गायब हुआ तो उसको संभाल के रखना मेरा काम तो नहीं था, वो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का था। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो गायब थे उनको अगवा किया गया, गायब रखा गया, उनके खिलाफ उनकी अगवा की FIR बाकायदा दर्ज हुई। तो जब एक बंदा अगवा हुआ है और ज़ेरे हिरासत है या उसे किसी कन्फाइनमेंट में है, इम्प्रिजनमेंट में है, किसी हब्से बेजा में उसे रखा गया है, इस दौरान उससे आप जो मर्जी बयान ले लें। अब ये जो कहते हैं 164 का मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ है, ठीक है, मजिस्ट्रेट किसी जगह भी बयान ले सकता है, मे बी मजिस्ट्रेट को उसके पास ले जाया गया होगा और कहा हाँ जी बोलो, वो तोते की तरह बोल गए। लेकिन आपको इसी 164 मजिस्ट्रेट के बयान को, जिसको ये बुनियाद बना रहे हैं, अगर ये देखें तो आपको याद होगा हुदैबिया पेपर मिल केस में, जिसमें नवाज शरीफ और पूरी शरीफ फैमिली पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जिसमें काजी फैमिली थी बरतानिया में, जहाँ पढ़ने गए थे इसहाक डार साहब, और उन काजी फैमिली, मसूद काजी फैमिली उनके पास रहते रहे। इस दौरान इन्होंने उनके बैंक अकाउंट सारे जो हैं वो उनकी वहाँ से बताया जाता है कि अकाउंट सारे चोरी किए, और वहाँ से इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करने, पैसे इधर उधर मंगवाने शुरू किए। बाद में वो केस बना और मसूद फैमिली ने इनके खिलाफ बयान दिया, इसहाक डार साहब पकड़े गए। इसहाक डार साहब ने उसमें, वो कहते हैं ड्यू डिलिजेंस, उसमें कहते हैं कि जी हम उसमें मैं दे बैठा बयान, ठीक है आप बयान दे बैठे थे उसमें। और उसके बाद जब वो काजी फायज ईसा की अदालत में उस वक्त केस लगा था, तो काजी फायज ईसा ने फैसले में लिख दिया था इस सिचुएशन में जब कोई बंदा बयान देता है तो उस वक्त जिस बंदे के खिलाफ वो बयान देता है वो बंदा मौजूद होना चाहिए। क्योंकि इसहाक डार साहब जब ये बयान दे रहे थे तो शरीफ फैमिली वहाँ मौजूद नहीं थी, नवाज शरीफ मौजूद नहीं थे, शहबाज शरीफ मौजूद नहीं थे, मियाँ शरीफ मरहूम मौजूद नहीं थे, इसलिए इस बयान की कोई हैसियत नहीं। इसी वजह से इसहाक डार साहब की जान छूट गई, हालांकि वो भी 164 का मजिस्ट्रेट के सामने ही बयान था।
अब अगर आजम के 164 मजिस्ट्रेट के सामने बयान को सजा आप देना चाहें तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास एक खुली एग्जाम्पल इसहाक डार की मौजूद है जो इस वक्त वजीर खजाना है, और किन लोगों पर इल्ज़ाम था जो वजीर आज़म है, और वजीर आज़म 3 दफ़ा वजीर आज़म रहे हैं और एक वजीर आज़म अभी मौजूद हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक तरफ एक कानून अप्लाई करें, दूसरी तरफ आंखें बंद कर लें, आपको बराबर अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए आजम खान के बयान की तो वहां बात खत्म हो गई। हाँ, इमरान खान का ये कहना दुरुस्त है कि साइफर को ये दबाना चाहते थे, लेकिन इनसे खुद गलतियां होती हैं, ये दब नहीं पा रहा। अब फॉर एग्जाम्पल ये साइफर वाला दोबारा किस्सा ना छेड़ते तो मुझे और मेरे जैसे लोगों को पूरे एक्सप्लेन ना करनी पड़ती कि इमरान खान के साथ लम्हा बलम्हा इमरान खान को किस तरह धोखा दिया, उसकी अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने धोखा दिया, उसे रशिया भेजा और बाद में कंडमेशन में कहा गया कि कंडेम करें, और फिर 2 दिन बाद उसने खुद आर्मी चीफ ने खड़े होकर एक सेमिनार हो रहा था वहां उन्होंने कंडेम कर दिया रशिया के अटैक को। अब एक 22वें ग्रेड का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मौक़िफ़ के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, तो बगावत तो उस दिन कमर जावेद बाजवा साहब ने कर दी थी। हाँ, उन पे एक बगावत का मुकदमा नहीं बना, क्योंकि उनके हाथ में छड़ी थी। छड़ी क्यों थी? वो छड़ी स्टिक है जिसकी वजह से वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। उस छड़ी से 7 लाख पाकिस्तान आर्मी की फौज उनके आगे है, और वो छड़ी के इस्तेमाल पे के जोर पे उनको से जो मर्जी है कह दें और कहलवा दिया जाए। यही वजह है कि वो मुसलसल इमरान खान पे अटैक कर रहे हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी उनके लिए एक थ्रेट है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने इमरान खान को इतना हर्ट कर दिया है कि अब अगर इमरान खान हुकूमत में आया तो वो ये सारे खाते खोल लेगा कि इस सारे अरसे के दौरान, पिछले 3.5-4 साल के दौरान इमरान खान को जहां जहां उसे डैमेज किया गया, जहां जहां उसकी बैक स्टेपिंग की गई, उसके पीठ में छुरे घोंपे गए, वो एक एक फाइलें निकाल के इन सब को लटका देगा, माफ नहीं करेगा। अगर उसने माफ कर भी दिया तो लोग नहीं माफ करेंगे। तो वो चाहते हैं कि ये किस्सा कहानी खत्म हो जाए, लेकिन ये किस्सा कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब ये कहा जाता है ना कि उसको एग्जाम्पल दी जाती है कि जी वो डेमागॉग है, तो डेमागॉग के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनको ये मलका हासिल होता है कि वो अपने झूठ को भी सच में बदल लेते हैं, और उनको ये मलका हासिल होता है डेमागॉग को कि वो जो कहते हैं लोग आंखें बंद करके उन पर यकीन करते हैं। अगर डेमागॉग एहसन इकबाल साहब इमरान खान को करार देते हैं तो फिर पूरी बात माने ना। डेमागॉग तो फिर जुल्फकार अली भुट्टो भी था, जिसकी आज जो है आप बरसियों पे हाजिरियां देते हैं और वहाँ फूल चढ़ाते हैं। डेमागॉग अगर जुल्फकार अली भुट्टो था, और जुल्फकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा लगाया था, डेमागॉग के बारे में कहा जाता है कि वो दे प्रॉमिस एवरीथिंग टू एवरीबॉडी, वो हर बंदे को हर चीज का वादा कर देते हैं। रोटी कपड़ा और मकान का डेमागॉग भुट्टो ने वादा किया था, कहाँ गई रोटी, कहाँ गया कपड़ा, कहाँ गया मकान? किसी को रोटी मिली, किसी को कपड़ा मिला, किसी को मकान मिला? नहीं मिला। इसी तरह अगर इमरान खान को अपने डेमागॉग कहना है तो अपने शोल के लिए कह लें, लेकिन ये माने कि हाँ वाकई उसने लोगों के जहन बदल दिए हैं, उसने मेजॉरिटी के जो मसाइल थे, पब्लिक के मैसेज के जो मसाइल थे, उनको उजागर किया है। आज हर बंदा तब्दीली की अगर बात करता है तो वाकई वो ये प्रूव कर, लोगों के जहन में ये बात बैठ चुकी है, ये लोगों को यकीन हो चुका है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने पिछले 35 साल में हमारे मुल्क को कुछ नहीं दिया, सिर्फ नुकसान हुआ है। इन 35 सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और हम आज भी इसी मामले पे झगड़ रहे हैं कि इद्दत पूरी हुई है या नहीं हुई। हम आज भी इसी मामले पे झगड़ रहे हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। हम आज भी इसी बात पे झगड़ रहे हैं कि 60 दिन में होंगे या 90 दिन में होंगे। असेंबलियां तोड़ने की बात आती है तो कैलकुलेशन ये हो रही है, क्योंकि किसी बंदे को किसी की नीयत पे, हर बंदे को हर दूसरे बंदे की नीयत पे शक है। अब ये कहते हैं 8 अगस्त को तोड़ेंगे क्योंकि समरी सदर पाकिस्तान के पास जाएगी। अगर सदर पाकिस्तान ने एतराज लगा के वापस भेज दी 1-2 दिन तो 9 से 10 हो जाएगी, और 10 को अगर दोबारा भेजी और फिर सदर ने मंजूर ना की तो फिर 2 दिन चाहिए। अगर 2 दिन के अंदर सदर मंजूर नहीं करते समरी तो फिर वो ऑटोमेटिकली असेंबलियां तहलील हो जाती हैं। तो इन्होंने कैलकुलेशन की हुई है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए। भाई वो सदर पाकिस्तान है, एक रियासती हेड इदारे के सरबराह हैं। आप इस नौबत में क्यों पहुंचे? आप इस नौबत में क्यों हैं कि आपके आपस में कोई टॉकिंग टर्म्स नहीं है? आप एक दूसरे से बैठ के बात नहीं कर सकते? क्या वो सदर पाकिस्तान के सदर नहीं है? वो किसी और बनाना रिपब्लिक के सदर हैं, किसी और XYZ कंट्री के सदर हैं। आपने इदारों को तबाह कर दिया है, और तबाह किसने किया है? मैंने, आपने, आम लोगों ने नहीं किया। इन लोगों ने किया है जो बरसरे इक़्तिदार रहे हैं। 1985 के बाद की जो जदीद जमहूरियत थी, 85 से लेकर 2023 तक काउंट कर लें कितने साल बनते हैं, 30-35 साल। इन 30-35 सालों में हमारा हर इदारा तबाह हुआ है, और उसका जिम्मेदार ये लोग हैं जो बरसरे इक़्तिदार रहे हैं। कभी हज़्ब इख्तिलाफ में रहे हैं, कभी हज़्ब इक़्तिदार में रहे हैं। इन्होंने बारियां बदलते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की इन्होंने कोई परवाह नहीं की। और ये जो सोच है ये हर पाकिस्तानी बंदे में पुख्ता हो चुकी है कि ये असल में पाकिस्तान के दुश्मन लोग हैं। जी
बहुत शुक्रिया। कहा जा रहा है कि आज फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, मगर इमरान खान साहब मेरा ख़्याल है बाज़ कामों में जल्दी भी कर लेते हैं। अब ये साइफ़र का मामला, बिल्कुल उन्होंने ये अगर ये लफ्ज़ कहा था कि मैं अमेरिका को ब्लेम नहीं करता, ऑफ कोर्स जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी अपने इक़्तिदार की जंग में। आज अगर उन्होंने ये लफ्ज़ कह दिया कि चाइना जाने के लिए भेजा मुझे बाजवा ने था, ये जब इक़्तिदार में थे इनको चाहिए था सॉरी रशिया जाने के लिए मुझे बाजवा साहब ने कहा था और बाद में उन्होंने मजम्मत कर दी। इमरान खान साहब को चाहिए था ये वक्त पे ये सारा कुछ बताते। ये मेरा ख़्याल है वो जो आप पता नहीं इस बात से कितना एग्री करेंगे, ये बिहाइंड द सीन जो मीटिंग्स हैं और बर वक्त मेरा ख्याल है उस कौम को भेड़ बकरियों की तरह से और चूंटियों की तरह से ट्रीट किया जा रहा है पाकिस्तान। अच्छा, उसमें एक और बात होती है ना, जब आप कुर्सी पे बैठे होते हैं तो आपकी पहली और आखिरी कोशिश ये होती है कि टू रन द शो, कि शो चलता रहे, काम चलता रहे, चीज़ें शायद ठीक हो जाएंगी, इधर हो जाएगा। और फिर जब पूछा जाता है तो उसमें से एक्सक्यूजेज पेश किए जाते हैं, ये हो गया वो हो गया, तो वो पता नहीं उन्होंने क्या चकमा दिया होगा, किस तरह कहा होगा। अब जब इस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अप्रैल 2019 से इमरान खान से नाखुश थे आर्मी चीफ, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो आपको पता है ना बैक डोर पे उनके राब्ते थे आर्मी चीफ से, और अब वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। इसका मतलब है अप्रैल 2019 से ऑनवर्ड जितनी कार्रवाइयाँ थी अपोजिशन की, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब का धरना था, चाहे वो बिलावल का लॉन्ग मार्च था, चाहे वो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ का लॉन्ग मार्च था, जो भी कार्रवाइयाँ थी, इसका मतलब है वो किसी की आशीर्वाद से हो रही थी। और वो सारे मामला जितने थे वो किसी के आशीर्वाद से हो रहे थे। और फिर ये बात जो इमरान खान इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म हायर की गई मेरे खिलाफ और $30,000 पाकिस्तान गवर्नमेंट के कौमी ख़जाने से पे किए गए, कोई हुसैन हक्कानी दरमियान में राब्ताकार बने और वहाँ की कोई लॉबिंग फर्म हायर की गई और ये जनरल बाजवा साहब ने सारा कुछ किया। अब ये सारा कुछ जब हो रहा था, इमरान खान एक जिस तरह आप कहती हैं कि वो वाकई एक फौरी तौर पर कानों के कच्चे हैं या फौरी यकीन कर लेते हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं या सादा लो आदमी हैं या उसको इन पेचीदगियों का नहीं पता। अब एक बंदा कितना कितना टेढ़ा हो, कितना समझे। और फिर हमारे यहाँ रवाज नहीं है, तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इनके पास किसी के पास कोई थिंक टैंक्स नहीं है, कोई क्रिटिक्स नहीं है। इनके पास हर बंदा हर काम का माहिर है, हर काम का माहिर है। इन दिनों इनके पास अच्छे बोलने वाले हैं, अता तारड़ हर मामले पे अता तारड़ बोल रहे हैं। मरियम नवाज का मौका मिलेगा तो वो हर इशू पे बोल रहे हैं। जिस बंदे से जो क्वेश्चन पूछें A to Z, कराची से लेकर पेशावर तक, दाखिला का मामला हो, खजाना का हो, खारजा का हो, बंदा जवाब देने के लिए तैयार होता है। यही हाल पीपल्स पार्टी वालों का है, यही हाल PTI का है। कोई इदारे इन्होंने बनाए नहीं। अब इमरान खान का नुकसान देखें उसका, इमरान खान को आज भुगत रहा है ना। आज इमरान खान सिर्फ तन तना हर चीज़ का जवाब दे रहा है। हालांकि ये नहीं है कि उसके पास बंदे नहीं है, लेकिन बंदों का कोई सिस्टम ही नहीं उन्होंने बनाया। ये इशू आता है, उससे मुतलका एक कमेटी होती है, उससे मुतलका कोई सेल होता है आपका, आप उस सेल के पास वो इशू जाए, वो सेल उस पर गौर करे और फिर ऑफिशियली आपकी उसके बारे में कोई पॉलिसी वाजे हो, आपकी पॉलिसी बाहर आए। ऐसा कुछ नहीं होता। इमरान खान अब अकेला लड़ रहा है, बाकी लोग तो उसके शायद कुछ डरे हुए हैं, कुछ छुपे हुए हैं, या वो इकट्ठे नहीं हो सकते, या उनकी हर किस्म की गैदरिंग पे पाबंदी है, उन ज़ेर अताब हैं, इसलिए वो बात नहीं कर रहे। इसके बावजूद वो अकेला जितना लड़ रहा है, मेरी और आम पाकिस्तानियों की तवक्को से ज़्यादा लड़ रहा है। जी सर, मेरा एक अजीब सा सवाल है कि अगर एक आर्मी वाले जो हैं अपने 9 मई के हवाले से ज़ाहिर आर्मी वालों को भी के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसको गिल्टी प्रूव करने के लिए अब तक इतने टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए हैं, मगर कोई हर जगह पे अधूरी कार्रवाई है। तो क्या वजह है कि अगर एक वज़ीर आज़म अगर गद्दारी करे तो उसकी सज़ा मौत या बुरी से बुरी सज़ा हो सकती है, और अगर उस दौरान में जो जनरल पीछे बैठ के सारे ऑर्डर कर रहा था और ओपनली इस बात को कह रहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज इंडिया के साथ लड़ नहीं सकती, उस बात को अब जनाब शहबाज शरीफ ने भी कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम लड़ाई के मुतहम्मिल नहीं हैं, एंडोर्स किया उसी बात को जो बाजवा साहब की थी। तो उस बाजवा साहब का ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? वो कहीं भी गुफ्तगू की शान नहीं है या सामने उनको नहीं लाया जा रहा? ये बात आपने यहाँ कर ली और मैं इस पर तबसरा भी कर लूँगा, खुला के कर लूँगा। अगर आप और मैं पाकिस्तान में होते इस वक्त तो क्या आप ये बात कर सकती थी? और क्या आप ये बात करने के बाद खैर खैरियत से घर पहुँच सकती थी? ये मसला है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आज जो ताज़ा तरीन
ये जो भागते चोर हैं, इन्होंने ताज़ा तरीन एक पैमरा तरमीमी आर्डीनेंस जो है वो आज जारी किया है, बल्कि उसका ड्राफ्ट बिल पेश कर दिया है मरियम औरंगजेब वज़ीर इत्तलात साहिबा ने। मरियम औरंगजेब वो शख्सियत हैं कि उनका काम सिर्फ फयाजुल हसन चौहान वाला है, कि जिस तरह इमरान खान कहता था ना कि ये अपने मुखालिफिन को अच्छा पढ़ता है, इमरान खान ने किसी जगह कहा था, इसलिए उसे मैंने ये ड्यूटी दी हुई है। तो उसकी खासियत ये थी कि वो अच्छे पढ़ते हैं अपने मुखालिफिन को। मरियम औरंगजेब की भी यही क्वालिटी कि वो अपने मुखालिफिन को अच्छी पढ़ती हैं। अब पता नहीं इमरान खान कभी मिले तो उनसे बंदा पूछे कि अच्छे पढ़ने का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे ख्याल में वो ये कहते हैं कि अटैक अच्छा करते हैं, इनको अटैक इंग्लिश में अटैकिंग डॉग्स कहते हैं। तो ये जो अटैकिंग डॉग्स होते हैं पार्टीज़ के, उनके अलावा जब सारे आपके अहम फैसले अटैकिंग डॉग्स के हाथ में आ जाएं तो फिर फैसले इस तरह होते हैं। अब ये तरमीमी आर्डीनेंस जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, पैमरा का तरमीमी आर्डीनेंस, एक तो ये है कि हमारे यहाँ ये हमारी हुकूमतें और हमारे मौजूदा हुक्मरान ये समझते हैं कि मीडिया A to Z सब कुछ पैमरा ही है और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है। ऐसा नहीं है। अखबारात को आपने दफन कर दिया है, मैगजीन्स को आपने दफन कर दिया है। आप अखबारात की जो अहमियत होती थी, एक टाइम था, उसको आपने ज़ीरो कर दिया। हालांकि इस वक्त भी पाकिस्तान में लाखों लोग अखबारात पढ़ते हैं, अखबारात पे यकीन रखते हैं। अगर वो पेपर नहीं पढ़ते तो ऑनलाइन वर्जन उनका पढ़ते हैं और लोगों को डिटेल में खबर वहां से ही मिलती है, जिसको आराम से तसल्ली से अपनी कन्वीनियंस पे पढ़ लेते हैं। टेलीविजन पे तो खबर चली, किसी वक्त आपके पास टाइम है, किसी वक्त नहीं है, और आपने जब वो सुननी है या तो आप कान में अपने ईयरफोन लगा लें या पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। अखबार आपके सामने पड़ा हुआ है, आप आराम से, एक अकेला बंदा पढ़ रहा है, दूसरा बंदा कोई और पेज पढ़ रहा है, तीसरा कोई और पढ़ रहा है। तो अखबार की अपनी एक अहमियत है। इस पूरे पैमरा तरमीमी आर्डीनेंस में अखबारात के जिक्र ही नहीं है, उनको डिस्कस ही नहीं किया गया। और बाकी जो डिस्कस किया गया है उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है जी कि जो तनख्वाहें होंगी उसको आप उनके साथ अटैच कर रहे हैं, जो 2 महीने से ज़्यादा तनख्वाहें लेट करेंगे मीडिया वर्कर्स की, उनके इश्तिहारात रोक दिए जाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इस दौरान आपने ये नहीं देखा कि वो ओवरऑल कमा कितना रहे हैं। उनकी कमाई पे नज़र रखी गई है, लेकिन आपने कहीं मशवरा लिया है, आपने मीडिया वालों से पूछा है? नहीं पूछा आपने। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक अनाउंस की इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर मीडिया वर्कर्स, उसमें कोई 4 करोड़ रुपए इन्होंने रखे और उसके बाद उसके ऐसा ढंढोरा पीटा। और ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब में फिर गई मरियम औरंगजेब, वहाँ इन पे फूल निछावर किए गए और बड़ी कामयाबी शो की गई। अब पाकिस्तान का मीडिया को 834 मेंबर तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के हैं, रावलपिंडी प्रेस क्लब अलग है, फिर लाहौर प्रेस क्लब है, कराची प्रेस क्लब है, पेशावर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, कोयटा है, सारे प्रेस क्लब्स हैं। उनको टोटल मिलाएं तो वो पता नहीं कितने लाखों में बन जाते हैं। 4 करोड़ रुपए आप इंश्योरेंस के लिए दे के आपने कौन सी आतमताई की कब्र पर लात मार दी है। बहुत अरसा पहले एक दफ़ा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट अफजल भट्ट साहब एक प्रोग्राम में मेरे साथ टेलीविजन पे थे, वहाँ मैंने इन्हें तजवीज़ दी थी कि आप ऐसा करें, आप इनको पाबंद करें, इनको कैटेगराइज करें टेलीविजन चैनल्स को A, B और C कैटेगरी, और उनको बताएं कि अगर आपके इदारे में इतने लोग कि इतने एंकर्स पर्सन, इतने मीडिया रिपोर्टर्स, इतने कैमरामैन की इतने इतने करोड़ की आप अगर लाइफ इंश्योरेंस और उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योरेंस कराएंगे तो आप कैटेगरी C में होंगे। इतने अगर आपके इस कैटेगरी वाले में होंगे तो उनको आप B कैटेगराइज कर दें, इतने होंगे तो आप A कैटेगरी होंगे। इस तरह लोगों को ये जियो, ARY और इनको अगर आप A कैटेगरी कहते हैं तो इन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये वाकई A कैटेगरी हैं। अगर हमन मीर उनके या शाहजेब खानजादा उनके टॉप के एंकर हैं तो उनको मजबूर किया जाए कि आप अपने टॉप के एंकर्स नाम ना बताएं कि किन किन के, लेकिन आपके उनमें से टॉप के एंकर्स कम अज कम 5 आपके 10-10 करोड़ की इंश्योरेंस वाले होने चाहिए, 5 आपके 5-5 करोड़ की इंश्योरेंस वाले होने चाहिए, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, एंकर्स हों या आपके पास मीडिया के लोग हों। तो जब इन टेलीविजन चैनल्स पे ये पाबंदी होगी तो उन्हें अपने बंदों की करवानी पड़ेगी इंश्योरेंस। इसी तरह मिनिमम हर रिपोर्टर की और हर फील्ड में काम करने वाले बंदे की 1 करोड़ की आप इंश्योरेंस मस्ट करें उनकी। अगर उन्होंने सबकी करवाई होगी फिर उनको कैटेगराइज करें कि हाँ आप B कैटेगरी में, आप C में हैं, आप A में हैं। अगर उस बुनियाद पे उनकी कैटेगरी होगी तो फिर वर्कर्स जब अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ में फील करेंगे कि हाँ हम महफूज हैं, तो वो खुल के काम भी कर सकेंगे और ये जो अनहोनियाँ होती हैं ये भी नहीं होंगी। तो अफजल भट्ट साहब ने कहा आपकी बहुत अच्छी तजावीज़ हैं मौलाना साहब, ये हमें लिख के दें। मैंने कहा भाई आप मुझसे मजदूरी कराना चाहते हैं, आइडिया आपको पसंद आया है, मैंने ऑन एयर कह दिया है, आपने भी पसंद कर लिया है। अब अपने बंदों को कहें कोई नोट्स ले ले और अपनी कोई कमेटी बना दें, उसमें बुलाएंगे तो मैं आके अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा। आप कोई संजीदा काम करें, सिर्फ मैं आपको 4 लाइनें लिख के दे दूं, आप वो पता नहीं कहाँ लेके बैठे रहेंगे। आप कोई कमेटी बनाएं और इस चीज़ को वहाँ अच्छी तजवीज़ देने के बाद भी उनको आगे पता नहीं है कि अब आगे काम क्या करना है। अब इन्होंने कहा है कि जी हम जो उसमें इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नुमाइंदे होंगे, एक नुमाइंदा होगा PFUJ का जर्नलिस्टों का, एक होगा पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का और एक होगा APNS का, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी का। ठीक है, आप अगर एक एक नुमाइंदे लेंगे तो फिर किसका लेंगे आप? RAU हमारी PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उसमें तो पहले ही 2 ग्रुप हैं,
एक बरना ग्रुप है, एक दस्तूर ग्रुप है। और आपको बरना ग्रुप और दस्तूर ग्रुप की बड़ी दिलचस्प सूरत है। दोस्त है मेरे नाराज होंगे, दस्तूर ग्रुप पे ठप्पा है कि ये मुस्लिम लीग नून और राइट विंग के लोग हैं, ये हमेशा मुस्लिम लीग नून और इसी तरह के जमात इस्लामी और इस तरह के मजहबी रुझान रखने वाले लोग PFUJ दस्तूर ग्रुप में होते हैं, और बाकी जो पीपल्स पार्टी ANP और इस तरह के थोड़े से एडवांस और लेफ्ट के लोग होते हैं वो सारे PFUJ बरना ग्रुप में होते हैं। इसका मतलब है अब तो हमारे यहाँ एक और ग्रुप भी, तब्दीली ग्रुप भी आ गया है, तो फिर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक तब्दीली ग्रुप भी बना लें, और फिर क्या होगा कि आप हर ग्रुप से एक एक नुमाइंदा लेंगे या हर साल एक ग्रुप से लेंगे नुमाइंदा, तो ये चीज़ें वाजे नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन वाले कहते हैं हमसे पूछा तक नहीं गया, हमसे मशवरा तक नहीं किया गया, और हमारे ऊपर आप कानून लागू कर रहे हैं। ये जाते जाते जो कानून लागू कर रहे हैं इसका फिर उसी तरह फॉल बैक होगा जिस तरह PTI के दौर में फवाद चौधरी साहब एक दफ़ा तरमीमी आर्डिनेंस लेके आए थे और उन्होंने बहुत कुछ इम्पोज करने की कोशिश की थी और वो भी कामयाब नहीं हुए थे। इसी तरह ये मरियम औरंगज़ेब भी कामयाब नहीं होंगी, लेकिन ये करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब का, आपने नाम लिया। इमरान खान बेचारे, उनके इर्द गिर्द जितने लोग थे सारे फसली बटेरे थे। आज फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया है और माजरत चाहिए इलेक्शन कमीशन से। उन्होंने कहा कि मैंने अगर जब मैं PTI में था अगर मैंने कुछ गलत बोला था तो उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से बोला था, मगर मुझे अफसोस है। वो माजरत भी आप तक पहुँच गई होगी। फवाद चौधरी साहब जो है ना, ये भी उन्हीं में है ना, वो जो अपना अटैकिंग डॉग्स में से थे ना। अब इनका ये जो बयान है ये हमारा पूरे सियासी निज़ाम की कली खोलता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी पार्टी जो कहे आप आंखें बंद करके वो जाके कह देंगे, आपकी अपनी कोई राय नहीं है, और यही अफसोस से कहना पड़ता है। हालांकि कहा जाता है कि शीरी मज़ारी और ये फैसल वावडा, फवाद चौधरी, ये कुछ 3-4 बंदे थे जो कैबिनेट मीटिंग में और इमरान खान की हर मीटिंग में इनमें बोलने की, इख्तलाफ करने की, अपनी राय देने की जुर्रत थी। बाकी सारे तो आमीन सुम्मुन बुकमुन थे। ये PTI में था क्योंकि नई पार्टी थी, उस तरह का कल्चर नहीं था, लेकिन पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में तो खैर से ऐसा भी कुछ नहीं है। जो मियाँ साहब कह देते हैं वो आमीन कर देते हैं। आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब बाकायदा मिलने गए लंदन मियाँ नवाज शरीफ साहब से कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन पे वोट देना है या नहीं देना, क्योंकि कमर जावेद बाजवा साहब की तो उस वक्त नवाज शरीफ के साथ दुश्मनी बनी हुई थी। नवाज शरीफ साहब समझते थे कमर जावेद बाजवा साहब ने मुझे इक़्तिदार से निकाला और वो इसलिए उनके खिलाफ थे, तो कभी एक्सटेंशन पे राजी नहीं होने वाले थे। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब क्योंकि नुमाइंदे हैं दोनों तरफ के, ख्वाजा आसिफ साहब लंदन गए, मियाँ साहब से बात की और वापस आके उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की, और उस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में सिर्फ एक फिक्रा उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने कहा है कि चुप करके जाकर वोट दे दो, दैट्स इट। उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं की, अपनी पार्टी को कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा। ये इस तरह की पार्टियां हैं कि मियाँ साहब ने कह दिया है और सब ने जाके आंखें बंद करके एक्सटेंशन में वोट डाल दिए। अगर आपके यहाँ इस तरह की पार्टियां होंगी तो फिर फवाद चौधरी जैसे ही करैक्टर सामने आएंगे, और जब मुश्किल वक्त आएगा तो फिर वो जाके कह देंगे कि हाँ जी मुझे तो पीछे से जो कहा जाता था। इसका मतलब है आपकी अपनी राय कोई नहीं है, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, आप वैसे ही खामखा के एक उधार के इंटेलेक्चुअल बन के बैठे रहे हैं। आप एक्सप्रेस न्यूज़ पे मोहित पीरज़ादा के साथ मिलकर इतना अरसा प्रोग्राम भी करते रहे हैं। इसका मतलब वो आपके सारे तबसरे, वो सारे तज्जिए जिसकी बुनियाद पे आपको हाइप मिली, जिसकी बुनियाद पे आपको इमरान खान की नज़रों में आप आए, जिसकी बुनियाद पे इमरान खान ने आपको आगे आने का मौका दिया, और आप तो अगर जेलम में चले जाएं तो खैर से फवाद चौधरी साहब आज यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी वहाँ नहीं जीत सकते, क्योंकि वहाँ असल जो वहाँ कमांड है वो चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ जो गवर्नर पंजाब थे, उनकी डेथ भी बतौर गवर्नर ही हुई थे, बहुत नाइस आदमी थे, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहा जब वो गवर्नर पंजाब थे, बहुत नाइस आदमी थे। उनके बेटे हैं फ़ारूक अल्ताफ़, चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़। सारा जेहलम में जो रख रखाव है, वो ज़िला नाज़म भी रहे हैं जेहलम के, रख रखाव है, जो ताल्लुक वास्ता है, जो एहतराम है, वो फ़ारूक अल्ताफ़ का है। और ये फवाद चौधरी साहब ऐसे हैं कि फ़ारूक अल्ताफ़ के वोटों से, फ़ारूक अल्ताफ़ की हमदर्दी से ये जीते थे, लेकिन बाद अज़ां इन्होंने फ़ारूक अल्ताफ़ को इग्नोर करना शुरू किया, और फिर एक वक्त आया कि इन्होंने फ़ारूक अल्ताफ़ के घर के बाहर अपने बंदे भेज के मुजाहरा कराया फ़ारूक अल्ताफ़ के खिलाफ। तो ये फवाद चौधरी साहब की थी वो कल सीधी नहीं, पता नहीं इतनी अहमियत इमरान खान ने कब दी, क्यों दी, कैसे दी, लेकिन अच्छा हुआ कि मुश्किल वक्त में इमरान खान को वो छोड़ गए, इससे पहले कि वो मजीद साथ रहते और मजीद कुछ ऐसे नाखुशगवार फैसले कराते, जिस तरह के परवेज़ इलाही कहते हैं कि फवाद चौधरी अगर जल्दी पकड़ा जाता तो शायद असेंबली बच जाती। ये फवाद चौधरी जैसे लोग थे इमरान खान के राइट लेफ्ट पे जो उसके कान भरते थे, और ये फवाद चौधरी जैसे लोग हर पार्टी में मौजूद होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी, फैसल वावडा भी फवाद चौधरी से बहुत सख्त नाराज़ हैं। बड़ा अजीब सा सवाल है, और ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में गर्म होती हैं तो ज़ाहिर हर कोई उसका तज़किरा करता है। अरशद शरीफ साहब को कोई भी नहीं भूल सकता। फैसल वावडा ने 1-2 बयानात दिए हैं और मैं उनकी इंटरव्यूज़ देख रही थी जिसमें उन्होंने बड़े खुले
तौर पे कहा है कि मेरे पास तो हर प्रूफ है, उन्होंने नाम तक ले दिया है, मगर वो दंदनाता फिरता है आदमी। पाकिस्तान की पूरी मशीनरी जो है एक आदमी को अरेस्ट करने और सज़ा देने के पीछे लगी है, और कत्ल की सज़ा का तो कोई नेमुल बदल या कोई उसका बदल है ही नहीं। तो फैसल वावडा इतनी बड़ी बात करते हैं, हाउ कम कि ही इज़ अनलीश्ड, और कोई उनसे पुरसिश नहीं कर रहा कि भाई तुम्हारे पास अगर इतने प्रूफ्स हैं और तुम्हें पता है किसने अरशद शरीफ को मारा तो सामने आओ। तो कैसा सिस्टम है इस मुल्क का? हमारी जो लीडरशिप है या हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, क्या वो हमारी यूथ से खौफज़दा नहीं है कि ये आतिशफ़शां बहुत बुरे तरीके से फटेगा? बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जो अल-ज़ुल्फ़िकार तंजीम बनी थी वो कोई ऐसे 1-2 दिन में नहीं बनी थी। पीपल्स पार्टी के उन लोगों ने महसूस किया कि हमें बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया है, तो फिर मीर मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथियों ने फिर वो अल-ज़ुल्फ़िकार तंजीम बनाई, और फिर वो बात कहाँ तक पहुँची वो सारी हिस्ट्री का एक हिस्सा है। अल्लाह ना करे ऐसा कि दोबारा कोई तंजीम बने, लेकिन ये जो हरकतें हैं वो उसी तरफ हमें लेके जा रही हैं। अब देखें कि फैसल वावडा साहब जो स्टेटमेंट्स देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, जगह जगह जाते हैं, हर जगह वो बार-बार उन्हीं चीज़ों का तज़किरा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मीडिया के लोगों को जिस दिन बुलाया गया था इस्लामाबाद में, आईएसआई वालों ने बुलाया था, डीजी आईएसआई और हमारे जो डीजी काउंटर टेररिज्म है मेजर जनरल फैसल नसीर, वो वहाँ बैठे हुए थे, और उन्होंने मीडिया के ऑनर्स को कहा कि आज के बाद इमरान खान के नाम पे हमने कांटा लगा दिया है, उस पर बैन लगा दिया है, आज के बाद उसकी खबर नहीं आएगी, उसकी तस्वीर नहीं आएगी, उसका जिक्र नहीं आएगा। हम ना उसका जिक्र सुनना चाहते हैं, ना उसकी तस्वीर सुनना चाहते हैं, ना उसका नाम देखना चाहते हैं, और उसके हवाले से तबसरे भी नहीं देखना चाहते। ये बाकायदा कहा था, उन्होंने कहा था दैट्स इट। 8 मिनट की मीटिंग थी और उन्होंने कहा था जी चलें खाना खाएं, और उसके बाद खाने का माहौल नहीं रहा था क्योंकि सारे शशदर रह गए थे कि हमें किस ब्रीफिंग के लिए उन्होंने बुलाया। इस धमकी के लिए बुलाया था इन्होंने। उस मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि गेस्ट अपीयरेंस फैसल वावडा की हुई थी। फैसल वावडा की वहाँ क्या तुक बनती थी, सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये हमारा बंदा है, ये डीजी आईएसआई और डीजी काउंटर टेररिज्म मेजर जनरल फैसल नसीर का राइट हैंड है, तो वो वहाँ मौजूद था इस वजह से, अदरवाइज तो उसकी कोई तुक नहीं बनती थी। तो आप भी जो आप कह रही है ना कि वो दंदनाता फिरता है इतने बड़ी बड़ी बातें करने के बाद, वो इसलिए दंदनाता फिरता है कि उसके साईं पीछे वो हैं, और वो डीजीआईएसआई इस वक्त पाकिस्तान में जितनी जोड़ तोड़, पकड़ धड़कड़, मार धाड़ जो बयानात हो रहे हैं, जितने केसेस बन रहे हैं, जितने वो जो नामालूम लोग आते हैं कि जी मैं वीडियो देख रहा था कि शाहीन साहबाई साहब जो है वो लोगों को उकसा रहे हैं और फलां उकसा रहा है और फलां उकसा रहा है, जितनी FIR हो रही हैं वो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, उनको सबको ये मैनेज कर रहे हैं हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले और हमारी ISI वाले, अपारा वाले, और उनके साथ जो है वो फैसल वावडा साहब जो है हैंड इन ग्लव्स हैं। और उस दिन मीडिया वाली उस मीटिंग में उनको सिर्फ पेश करने का, उनकी गेस्ट अपीयरेंस का मतलब ही ये था कि फैसल वावडा को आपने वो अहमियत देनी है और ये जहां मौजूद हो इसे हमारा नुमाइंदा समझा जाए और इसे अपने प्रोग्रामों में बुलाया जाए। आप देखें वो कामरान शाहिद के प्रोग्राम में जाके बैठते हैं, वो अपने उन ऐसे प्रोग्रामों में जाके बैठते हैं जहां उन्हें पता है कि मैं बात मुझे खुल के करने की आज़ादी होगी और अगला बंदा मुझे पूरे तहम्मुल से सुनेगा और मुझे कन्फ्रंट नहीं करेगा और मुझे जो मैंने कहना है, जो प्रोपेगेंडा मैंने करना है, मैं कर सकूंगा आज़ादी से। अभी कामरान शाहिद का शायद जिस प्रोग्राम की आप हवाला दे रहे हैं, कल वाले जिस प्रोग्राम में वो थे, तो वो बिल्कुल कामरान शाहिद ने पूरा तहिया किया हुआ था, क्योंकि कामरान शाहिद तो ताज़ा अभी PTI वालों से हर्ट हुए हैं, और PTI वालों से हर्ट भी इसलिए हुए हैं कि उनकी अपनी नालायकी थी। उन्होंने जो ये सारा सिलसिला उन्होंने लीक किया, उसमें जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस आई थी व्हाट्सएप पे, वो पूरी इंस्ट्रक्शंस एज इट इज उन्होंने चला दी, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि पहले तुमने ये बात करनी है, फिर ये बात करनी है, फिर यहाँ तुमने वीडियो चलानी है, ये जो हम वीडियो भेज रहे हैं, उसके बाद फिर तुमने ये बात करनी है। पूरा जो प्लान उसे भेजा गया था इमरान खान को डिफेम करने के लिए, इमरान खान को बदनाम करने के लिए, इमरान खान पे इल्जामात की बारिश करने के लिए, पूरा प्लान उसके हाथ से निकल गया। उसने पूरा गौर से पढ़ा हुआ ही नहीं था और वो ऑन एयर चला गया एज इट इज। उसके बाद अब कामरान शाहिद के पास मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं रही, और कामरान शाहिद अब ढीठ हो गए हैं। उन्होंने कहा बेइज्जती मेरी जो होनी तो हो गई है, अब मैं यही साबित करूं कि बस मैं इसी कैंप में हूं और अपनी मैं हलाल करूं, क्योंकि उनको एक फिल्म पहले मिल चुकी, एक की मार्केटिंग मिली, दूसरी पूरी फिल्म मिल गई, करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं ISPR की फिल्में बना के बेच के, तो वो तो अब मुस्तकिल उनके साथ लगे हुए हैं। तो ये सारे सर, ये पहले इससे पहले भी एक फिल्म मिली थी, दिस इज हिज सेकंड फिल्म। और मगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज तक जो भी इन इदारों के साथ काम किया, इंजाम उसका कोई अच्छा नहीं है। अरशद शरीफ भी आपके सामने ही है, फैसल वावडा के भी उसी इंजाम का इंतज़ार कीजिएगा, और जो कामरान शाहिद है उसके भी उसी इंजाम का इंतज़ार कीजिएगा। वेरी सैड टू से
कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट करोड़ों रुपया इन जर्नलिस्ट्स को देती है इन फिल्मों के बनाने में, मगर वो वाइजली पैसा खर्च नहीं कर रहे। इंडिया को आप देखिए कि वो लॉबिंग के लिए प्रॉपर तरीके से पैसा खर्च कर रहा है, मगर पाकिस्तान में ये चंद लोग जो सिर्फ अंदर ही कुएं के अंदर ही रह के, और मैं कुएं के अंदर रह के, जैसे मैं अब इस वक्त कहूँ जी रेडियो बड़ा क्लियर आ रहा है, इट्स वेरी क्लाउडी आउट देयर, आज हमारा रेडियो बड़ा स्टैटिक है, मगर हम इस कुएं में बैठे हुए हैं तो हम ये बल्ले बल्ले ऐसी बड़े चंगे। उसके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को थोड़े से अकल के नाखून लेने चाहिए। मैं थोड़ा सा आपका आखिर में कंक्लूजन चाहती हूँ और इजाज़त चाहूँगी क्योंकि वी हैव टू स्टार्ट अदर शो। फैज़ विलाना साहब, मेरा तो अपना एक सवाल विच्चे ही रह गया, मुझे बड़ा गम है एक बात का, मगर वो अगले प्रोग्राम में अब तक लेके जाऊंगी, अगले प्रोग्राम में कर लीजिए। अगले प्रोग्राम में मैं कुछ आप ऐड प्लीज करना चाहता कंक्लूड हूं। कर दें। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ये जो भागते चोर है ना, ये जाते जाते हमारी लंगोटी नहीं ले रहे, इनको एहसास नहीं हो रहा, ये खुद भी नंगे हो रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन जो अभी पार्लिमानी कमेटी थी एक बराए इंतखाबी इस्लाहात, उन्होंने जो तजावीज़ भेजी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और पार्लियामेंट को, अपनी जो तजावीज़ दी हैं और पार्लियामेंट उनको अप्रूव करेगी अगले 2-4 दिनों में, उसमें एक खुशाइंद बात तो ये है कि उन्होंने तजवीज़ किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए और कोई सिस्टम बनाया जाए ताकि ये भी वोट कास्ट कर सकें। मेरे ख्याल में ये सिर्फ हमें एक लॉलीपॉप दिया गया है, बाद में इस पे ऑब्जेक्शन लग जाएंगे और ये कभी भी हमें वोट का हक नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेजॉरिटी इमरान खान के साथ है। ये सिर्फ एक ये शो करने के लिए कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक के खिलाफ नहीं है, उन्होंने एक तजवीज़ ये दी है और ये फ्रॉड तजवीज़ है, कोई इसमें वो सिंसियर नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इंतखाबी शेड्यूल से 4 महीने पहले हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली जाएंगी, 4 महीने पहले मुकम्मल कर ली जाएंगी। इंतखाब इस साल में नहीं होंगे, 2024 में होंगे, आप अपना टाइम ना वेस्ट करें। इस साल इसका मतलब है कि हर हल्के में वोट जो हैं वो ±5% कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज तमाम हल्कों में वोट बराबर होंगे। ये वोट तो कभी भी नहीं बराबर हुए। कहाँ बलूचिस्तान में इतने वोट हुए हैं जितने लाहौर के हल्के में होते हैं और जो रावलपिंडी के हल्के में होते हैं और कराची के हल्के में होते हैं, वो कहाँ KPK में और हमारे फाटा और फाना के इलाके में किस तरह वो वोट बराबर हो सकते हैं। उन्होंने ±5% कहा है कि हर हल्के में बराबर होंगे और हल्का बंदियां उस हिसाब से होंगी और हल्का बंदियां इलेक्शन से 4 महीने पहले मुकम्मल हो जाएंगी। और अभी तो हल्का बंदियों का काम ही नहीं शुरू हुआ। और फिर हल्का बंदियों पे इससे पहले आप ये कर सुना चुके हैं हमें कहानी कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि नई मरदमशुमारी के मुताबिक उसे पहले गजट होना है, उसे अप्रूव होना है, फिर उसके बाद हल्का बंदियां होनी है। इसका मतलब हल्का बंदियां अगर होनी ही है तो फिर नई मरदमशुमारी से कर लें। अगर नई मरदमशुमारी से आप नहीं करना चाहते सिर्फ इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ वोट्स बढ़ जाएंगे और स्पेशली कराची में बढ़ जाएंगे और कराची में मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो आपकी हर कोशिश, आपका हर कदम, आपका हर काम, आप एक्सपोज हो रहे हैं कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। इस मुल्क में मामला ठीक करने की नीयत आपकी ठीक नहीं है और जितने आप एक्सपोज होते हैं इतनी पब्लिक आपके अगेंस्ट हो रही है। इस वक्त आप सर्वेज, मैं तो अपने हमारे स्टूडियो इंजीनियर हैं आमिर साहब को कह चुका हूँ कि ये भी अपने यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है, हमारे फेसबुक पे जो पेजेस हैं और हमारे जितने सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं, वहाँ आप खुद सर्वेज करा के देख लें। इस वक्त पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान के साथ है, कोई शक नहीं, आसिफ जरदारी साहब के साथ है, नवाज शरीफ साहब के साथ है या किसी और XYZ के साथ है। सर्वेज कराएं, उसमें देखें आपकी मेजॉरिटी दिन ब दिन आपके हाथ से दूसरी तरफ जा रही है। आपके पास जो माइनर सी थोड़ी सी मिनॉरिटी थी 4%, 5%, 6%, वो भी 1% करके डे बाई डे आपके अगेंस्ट जा रही है। और जिस दिन आप हुकूमत में नहीं रहेंगे, जिस दिन आप वजारत उज़्मा की कुर्सी से उतर जाएंगे, जिस दिन वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब अपनी कुर्सी से उतर जाएंगे, उस दिन इन्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। जब ये पब्लिक में जाएंगे तो शायद इन्हें मुंह छुपाने के लिए जगह ना मिले। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को इसी तरह सुनते रहिएगा, आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। हमारा अगला सेगमेंट भूली बिसरी यादें, उसको सुनने के लिए तैयार रहिएगा। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि इस रजीम चेंज के बाद सारे लोगों को पाक कर दिया गया, सब के तमाम केसेस माफ़ हो गए। आज शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के केसेस भी माफ़ हो गए। बहरहाल अगले प्रोग्राम तक फैज़ विलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात मैं और ऐड कर दूं, आउट ऑफ टाइम जी। ये जो इंतखाबी तजावीज़ दी हैं, इन्होंने एक स्मार्ट मूव किया है इन्होंने अपने तौर पर, लेकिन वो भी बाउंस बैक होगी, इनके मुंह पे पड़ेगी वो। इन्होंने कहा है जी कि कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने की सूरत में या कागजात वापस लिए जाने की सूरत में जो उसने 7 फीस लगाई हुई होगी किसी उम्मीदवार ने, वो उसे 100% वापस कर दी जाएगी। अब इनका ख्याल ये है कि जब हमने PTI के बंदों को बिठाना है डरा धमका के किसी तरीके से या अदालत से उनके कागजात मुस्तरद कराने हैं,
तो उन्हें कहना है कि कोई बात नहीं बेटा, भाई बहन, आपके पैसे ज़ाया नहीं हमने होने दिए, ये लें अपने पैसे सारे पूरे वापस ले लें और घर चले जाएं चुप करके, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उन्होंने ये कहा है कि हम उन्हें ये एक अट्रैक्शन देंगे कि कागज़ अपने वापस लें, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप घर जाएं बैठें, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि इस सहूलत की वजह से हर हल्के से PTI के सैकड़ों तो लोग जो हैं, सैकड़ों नौजवान अपने कागजात नामजदगी जमा करा देंगे। वो कहेंगे ठीक है, एक के आप मुस्तरद करते हैं, दूसरे के करते हैं, तीसरे के, चौथे के, पांचवें के, 10वें के, 20वें के, कितनों के करेंगे, कितनों को घर बिठाएंगे, कितनों के कागजात मुस्तरद करेंगे, कितनों को डराएंगे, धमकाएंगे। फिर आखिर एक PTI का कैंडिडेट खड़ा होगा और इमरान खान कहेगा कि हाँ यही मेरा कैंडिडेट है, और लोग उसको वोट डाल देंगे। जी थैंक यू वेरी मच। यहीं पे दीजिए इजाज़त, वी आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ टाइम।